तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू से रिलेटेड जो हम लोग सीरीज चला रहे थे यूजीसी नेट से संबंधित, यानी कि यूजीसी नेट का जो हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू चला रहे थे, तो उसका जो आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। यानी कि हम लोग इस चैनल पे हिस्ट्री के पीवाईक्यू यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे जो यूजीसी नेट से रिलेटेड था। तो इससे पहले हम लोगों ने जून 2011 और दिसंबर 2011 के वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए थे। तो आज जो हमारा क्लासेस रहेगा वो बेसिकली जून 2012 का प्रश्न पत्र है। तो आज हम लोग जून 2012 का विश्लेषण देखेंगे हम लोग कि किस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे और उसकी व्याख्या किस तरीके से की जाएगी। तो जैसा कि बता दें कि इस चैनल पे हमारे यूजीसी नेट से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे आपको कंटेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल से जितना ज़्यादा हो सके जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ हमारा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली हिंदी मीडियम में आप लोगों को व्याख्या करता हूँ। तो पहला प्रश्न अगर हम बात करें तो आज ये जो प्रश्न पत्र है हमारा ये जो प्रश्न पत्र है जिसकी आज हम लोग व्याख्या करने जा रहे हैं, एक मिनट। आज जो हम लोग जून 2012 के प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जून 2012 के प्रश्न पत्र और उसके हल हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ पहले मैं। तो इस चैनल पे आप लोगों को यूजीसी नेट के संबंधित सभी क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे धीरे धीरे आप लोगों को, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कि आपको इस पे ध्यान रखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला प्रश्न हमारा निम्न पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्राहक। ये सही बात है कि निम्न पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। दूसरा उच्च पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्राहक, तो ये भी सही है कि उच्च पुरापाषाण काल के लोग जो थे वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल की बात करें तो शिकार और खाद्य संग्राहक के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ जाएगा जो आपका हो जाता है पशुपालन, है ना। यानी कि यहाँ पे लोग पशुपालन को भी शुरुआत कर दिए थे। नवपाषाण काल के जो लोग थे वो स्थायी कृषि करने लगे थे, तो वो खाद्य उत्पादन करने लगे थे। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे पूछ रहा नहीं थे, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी थे, यहाँ पे पशुपालन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्थान किस राज्य में अवस्थित है, इसको आपको सुमेलित करने के बारे में कहा गया है। तो पहला है सरायखोला। तो सरायखोला जो है आपका वो पाकिस्तान में है। आपका तरखान वाला डेरा जो है वो आपका राजस्थान में है। कुनाल जो है स्थान वो आपका हरियाणा में है और सीकरपुर जो है वो आपका गुजरात में है। तो इस तरह से जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2314, है ना। 2314 करेक्ट आंसर इज ए। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना, सही है, कौन सा युग्म सही है उसके बारे में आपको देखना है। तो शैलाश्रय लंघनाज में है, तो ये आपका सही है। लघु पाषाण, सॉरी ये आपका गलत है ना। लघु पाषाण महदहा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बूचड़ खाने से संबंधित स्तर लेखक किया, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। प्रस्तर उपकरण वाले बनाने की कार्यशाला ईसामपुर, यानी कि ये आपका किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और यहाँ पे प्रस्तर उपकरण बनाने, पत्थर के उपकरण बनाने वाले जो यहाँ पे एक तरीके से कार्यशाला थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यहाँ पे इधर इसके उपवेद दिए गए हैं। तो ऋग्वेद जो है उनका संबंध साकल से है, यजुर्वेद का संबंध वाजस्नेय से है, उसके बाद सामवेद का संबंध कौथुम से है और अथर्ववेद का संबंध शौनक से है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर 2143 हो जाएगा, है ना। 2143 ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ भी आपको सुमेलित करने का
प्रश्न दिया गया है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, है ना। तो दीघ निकाय, खुदक निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दीघ निकाय का संबंध जो है वो महापरिनिर्वाण सूत्र से है, खुदक निकाय का संबंध जो है वो आपका धम्मपद से है, और विनय पिटक का संबंध आपका खंडक से है, और अभिधम पिटक का संबंध आपका कथा वस्तु से है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर 2143 हो जाएगा। 2143 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यह बात कही जा रही है कि मेगास्थनीज की इंडिका। तो याद रखना है जो इंडिका पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा। तो मेगास्थनीज की इंडिका प्रवर्ती ग्रीक यात्रियों के विवरणों से सुरक्षित है। तो इसमें ग्रीक यात्री के विवरण है, निम्नलिखित ग्रीक यात्री विवरण में से किसका विवरण इंडिका से संबंध नहीं है। तो ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेसियस। टेसियस जो थे वो एक तरीके से आपका ईरानी थे, है ना, ईरानी राज्यवेद थे, और बाकी ये जो तीनों थे वो आपका यूनानी थे। तो ये तीनों का संबंध हो जाएगा, टेसियस का संबंध इससे नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सही नहीं होने की बात कही जा रही है। तो शिलालेख सारनाथ, लघु शिलालेख बहापुर, स्तंभलेख रामपुरवा और लघु स्तंभलेख सांची। तो अशोक के संबंध में ये बात कही जा रही है। तो शिलालेख जो है आपका कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि शिलालेख सारनाथ से संबंध नहीं है। शिलालेख जो है वो 8 स्थान में प्राप्त हुए थे अशोक के, ठीक है। तो वो जो 8 स्थान है आपका, वो 8 स्थान कौन कौन से थे उसके बारे में अगर हम बात करें तो शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड्डी, सोपारा, ये सभी थे, लेकिन सारनाथ उसमें से नहीं था, इसलिए ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है। तो ये मौर्यकालीन प्रशासनिक संरचना की बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थानीय, द्रोणमुख, कवर्ती, संग्रहक। इसमें क्या था कि जो स्थानीय था, है ना, तो स्थानीय में लगभग 800 गांव थे। स्थानीय जो थे उसमें लगभग 800 गांव थे, द्रोणमुख जो थे उसमें लगभग 400 गांव थे, और कवर्तिक जो थे उसमें लगभग आपके 200 गांव थे, और संग्रहक में केवल 10 और 10 गांव थे। यानी कि सबसे ज़्यादा गांव यहाँ पे स्थानीय देखने को मिलता है, 800 गांव। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये प्रशासनिक संरचना है जो मौर्य काल में विषय, जिसको जिला कहा जाता था, जिला को विषय कहा जाता था, तो उसके अंतर्गत स्थानीय, द्रोणमुख, कवर्तिक और संग्रहक आते थे, ठीक है। और ये मुख्यतः ग्रामों का यानी कि गांवों का एक तरीके से समूह हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 9 नंबर क्वेश्चन में, तो कह रहा है कालानुक्रम सजाने की बात कर रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम सजाइए, है ना। कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले कौन आता है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका मेगास्थनीज का इंडिका आता है, उसके बाद आपका द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी आता है, उसके बाद टॉलमी का जियोग्राफी, और कास्मस लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है कास्मस इंडिको प्लेट्स आता है, यानी कि सबसे लास्ट में, यानी कि ऑप्शन में सबसे पहले जो डी हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है, यानी कि कौन से राजा का किस उपनाम से पुकारा जाता था, है ना। सारे कुषाण वंश के शासक हैं। तो अगाधा किलीज जो थे उसको संकर्षण के नाम से पुकारा जाता था, कटफिसेस प्रथम को बुद्ध के नाम से पुकारा जाता था, विन कटफिसेस को शिव, और एक तरीके से कनिष्क जो है वो अतस के नाम से पुकारा जाता था। एक तरीके से ये उपनाम हुआ करता था इन लोगों का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 11th नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन सा रामगुप्त संवर्ती परवर्ती साक्ष्य नहीं है, यानी कि रामगुप्त एक शासक है, उससे संबंध में कौन से पुराने साक्ष्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमेश्वर का मानसोल्लास, है ना। हर्षचरित पर शंकराचार्य का टीका ये है जिसमें रामगुप्त से संबंधित प्रवर्ती साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अबुल हसन अली की मजमत उल तवारीख भी है, और अमोघ वर्ष का संजान ताम्रपत्र भी है, लेकिन सोमेश्वर का मानसोल्लास नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो ये से प्रश्न बहुत सारे आज भी पूछे जाते हैं। तो कथन में है कि उत्तर गुप्तकालीन कृषक समाज मुख्य रूप से शूद्र वर्ण के माने गए हैं। तो ये आपका सही बात है कि ये उत्तर गुप्त काल में जो कृषक होते थे वो शूद्र वर्ण के माने जाते थे, है ना। और इसका जो कारण दिया जाता है वो दिया जाता है कि गुप्तोत्तर युग में जनजातियों का बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था में समावेश
हुआ। तो आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 13 नंबर की क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नाथ मुनि ने अलवार कविताओं का संग्रह किस ग्रंथ में किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नलीर दिव्य प्रबंधनम, दिव्य प्रबंधन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, रुद्रमा देवी है ना, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वारंगल का, वारंगल के काकतीय, वारंगल के काकतीय की ये एक तरीके से रानी हुआ करती थी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है ना। तो कृतिवर्मन का संबंध हो जाएगा आपका वतापी से हो जाएगा, है ना। सिंह विष्णु का संबंध आपका कांचीपुरम से हो जाएगा और दंती वर्मन जो हो जाएंगे वो मानेखेट से संबंध हो जाएंगे और विजयालय जो हो जाएंगे वो तंजौर से संबंध हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये दिया गया है, 16वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित नामांकित प्राचीन साहित्य ग्रंथों में किसमें चित्रकला, है ना, यानी कि चित्रकला से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विष्णु धर्मेत्तर पुराण हो जाएगा, है ना। तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण एक तरीके से इसमें चित्रकला से संबंधित एक अध्याय दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी, तो चोला डायनेस्टी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वो पूछा गया है कि चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। ऑप्शन में है अलनायक, सेरुंदम, वारित्यपोतकक, पेरुमल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, वारित्यपोतकक, है ना। नेक्स्ट 80 नंबर की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से, है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा गलत इसका कथन, इसका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए कि बलबन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बुगरा खान ने लखनौती में सार्वभौम सत्ता धारण की, यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता को बंगाल तक विस्तृत किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। फिर नेक्स्ट थर्ड है कि सन 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया, है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शमसुद्दीन इलियास शाह के शासन काल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 18 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 4 क्या है, एक तरीके से गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात करता है ना। तो सारे सूफी संत दिए गए हैं और उसके स्थान दिए गए हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख फरुद्दीन मसूद गजे शंकर, शेख निजामुद्दीन ओलिया। तो हम लोग जानते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध जो है वो आपका अजमेर से है और शेख निजामुद्दीन ओलिया का संबंध आपका दिल्ली से है ना। और शेख बहाउद्दीन जकारिया, है ना, जकारिया, इनका संबंध जो है आपका मुल्तान से है और शेख फरुद्दीन मसूदे गजशंकर, इसका संबंध अजोधन से है ना। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन में तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में ये प्रश्न है आपका कि मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ध्यान रखना है कि मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध का शब्द का प्रयोग जो किया था वो किए थे इब्न बतूता, ये मोरक्को के रहने वाले थे, ये और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है सो मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें है कि महमूद गवां ने बहमनी अमीर वर्ग की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या कदम उठाए थे। 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें
तो उनके भूमि अनुदानों के आकार को कम कर दिया, तो ये हमारा सही है, ये कदम उठाए थे। उसने राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू क्षेत्र का विस्तृत किया, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। थर्ड में है कि उसने गवर्नरों को एक से अधिक किलो पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दी, ये भी सही हो जाएगा। उसने भूमि लगान की दर को बढ़ा दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने का प्रश्न दिया गया है ना, कि कौन से संत पहले आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो एकनाथ जो है आपका वो 1270 ईस्वी में, 1270 ईस्वी के आसपास है एकनाथ का, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सूरदास, तो सूरदास 1483 ईस्वी के आसपास ये आते हैं। चैतन्य की बात करें तो 1486, और तुलसीदास की अगर हम लोग बात करें तो 1532, यानी कि सबसे लास्ट में तुलसीदास जी है ना। तो अभी हम लोग अगर इसका मिलान करें तो सबसे पहले हमारा एकनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग 22 क्वेश्चन की इस श्रृंखला को देख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं कि सैन्य दृष्टि से फिरोज शाह तुगलक का शासन अवशिष्ट था, है ना। कारण दिया गया कि वह नगर कोट के शासक को अपने अधीन करने में असफल रहा। तो ये जो आपका कारण है वो गलत है, वो नगर कोट के शासक को अपने अधीन करने में सफल रहा था, तो कारण आपका गलत हो जाएगा, कथन आपका सही है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कथन और कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो किसके कथानुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था, यानी कि मुगल हरम को सच्चरित्रता का मंडप किन्होंने कहा है। तो एक तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद। यही निजामुद्दीन अहमद है ना, जो तख्तात अकबरी के लेखक है, यही इन्हीं के अनुसार मुगल हरम सच्चरित्रता का मंडप था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी है ना, तो मीर बख्शी का क्या पद था। तो मीर बख्शी जो थे वो मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष था, शाही टकसाल का प्रभारी था, खजाने का प्रभारी मंत्री, प्रमुख वेतन अधिकारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष हुआ करता था मीर बख्शी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया है। तो ध्यान रखना नहीं किया गया है। तो विधवा विवाह को वैधता प्रदान किया गया था, सही किया गया था। विवाह का रजिस्ट्रेशन होता था इनके समय में, सही बात है। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, तो ये नहीं किया गया था, ये पूरी तरीके से इनको प्रतिबंध नहीं किया था इन्होंने। डी है आपका खतना करने की आयु सीमा 12 वर्ष करना, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पूछा है नहीं करना है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन की जांच यहाँ पे आपको करना है। मुगलकालीन, पहला कथन है कि मुगलकालीन भारत में नील का उत्पादन दिल्ली और आगरा प्रांतों तक सीमित था, ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, है ना। मदद-ए-मास अनुदानों को औरंगजेब ने वंशानुगत बना दिया, तो ये आपका सही है ना, कि मदद-ए-मास के जो अनुदान होते थे उसको औरंगजेब ने क्या किया था, वंशानुगत बना दिया था। तीसरा है कि जहांगीर ने अलतमगा जागीरों के स्थानांतरण की प्रथा आरंभ की, तो ये गलत है। कश्मीर में भू राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली लागू की गई, तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उस तरह से हम लोग आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। मासिर ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मासिर ए आलमगीरी और फुतुहात ए आलमगीरी। तो अगर हम लोग बात करें 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका मासिर ए जहांगीरी जो हो जाएगा वो आपका ख्वाजा कामगार गैरत खान के हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो ये हो जाएगा मोतमिद खान का, और अगर मासिर ए आलमगीरी की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका मासिर ए आलमगीरी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साकी मुस्तैद खान, और फुतुहात ए आलमगीरी की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ईश्वर दास नागर। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो विभिन्न घटनाओं को काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है ना, काल क्रमानुसार। तो मुगलों का बल्ख पर अधिकार,
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मुगलों का बल्ख पर जो अधिकार होता है वो आपका 1646 ईस्वी के आसपास होता है। 1646 ईस्वी के आसपास होता है। महावारी समानुपाती प्रणाली का शुभारंभ शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ये हमारा हो जाता है शाहजहां के शासनकाल में, है ना। तो ये शाहजहां के शासनकाल में। निजाम शाही का अंत, तो निजाम शाही का अंत जो हो जाता है वो 1633 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा से मुगलों की संधि जो होती है वो 1636 ईस्वी में होती है, 1636 ईस्वी में होती है। तो 29 नंबर का जो आपका प्रश्न हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगर 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, निम्नलिखित में सही कालक्रम अनुसार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। सही यहाँ पे कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अकबर का पलायन, है ना। तो यहाँ पे देखिए शाहजादे का जो दक्कन पलायन होता है अकबर का, वो होता है आपका 1681 ईस्वी में, है ना, 1681 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा का विजय, तो गोलकुंडा का विजय औरंगजेब 1687 में करता है ना, 1687 में। शाइस्ता खां का चितगांग पर अधिकार, तो शाइस्ता खां जो चितगांग पर अधिकार करते हैं वो है आपका 1665, ठीक है, 1665। और गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना जो है आपका 1699 में है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, कथन और कारण से, है ना। तो कथन है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। तो ये सही है क्योंकि इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया काफ़ी प्रभावी हो चुके थे, कारण इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। तो ये तो गलत है कि उच्च कोटि के माल को यहाँ पे वो लोग महंगी दरों पर बेचते थे। तो आपका कथन सही है, कारण क्या है आपका गलत दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ भी आपको कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन में। तो पहला कथन कहा गया कि औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत मनसबदारों की संख्या में कमी आई। तो ये बात सही है, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो 32 नंबर, तो इस तरीके से क्या है, 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये सही है, औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की थी। हाँ ये सही है, अगर बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान करी थी तो राजपूतों के मनसबदार की संख्या में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी होगी। तो ये दोनों एक तरीके से सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो ये हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से आप मिलाना है। तो इतिहास लेखन के इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं हमारा, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल, ये हो जाएगा पर्सी ब्राउन, है ना, पर्सी ब्राउन की ये एक तरीके से रचना है। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, तो ये आपका कैथरीन पी एसर की रचना हो जाएगी। द टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग की बात करें तो ये मोती चंद्र जी की रचना हो जाएगी। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, तो ये आपका हो जाएगा अशोक कुमार दास की रचना। तो इस तरीके से हम लोग, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें एक तरीके से मुगल सम्राटों के नाम दिए गए और उस पर विचार करने की बात कही गई है। तो आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदर शाह और मोहम्मद शाह, इसको कालानुक्रम सही व्यवस्थित करना है, यानी कि इनके शासन काल के अनुरूप इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आलमगीर द्वितीय की, तो ये आपका 1754 से लेकर के 1759 तक इनका शासनकाल रहता है। अहमद शाह की अगर हम लोग बात करें तो अहमद शाह 1748 से 54, है ना, 1748 से 54। और जहांदार शाह की अगर हम लोग बात करें, जहांदार शाह 1712 से लेकर के 13। और मोहम्मद शाह का अगर हम लोग बात करें तो 1719 से 48, 1719 से 48। तो इस तरीके से 34 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं।
है ना। तो कथन है हमारा कि 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया था। तो सही बात है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन कर दिया गया था। कारण में कहा गया है कि कुछ को छोड़कर, जैसे कि झांसी की रानी, बहुत कम भारतीय शासकों ने इस विद्रोह में भाग लिया। तो सही बात है कि सारे भारतीय शासक इसमें भाग नहीं लिए थे। तो ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन में क्या क्या दिया गया है कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वराज शासन आंदोलन संगठित किया। तो सही बात है कि इन्होंने होम रूल की स्थापना करी थी, है ना, स्वराज शासन की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने करी थी। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। कारण दिया गया है कि वो भारत की जनता के सभी वर्गों को धार्मिक चिंतन से ऊपर एकल राजनीतिक नारे के आधार पर संगठित करना चाहती थी। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। और यानी कि इसका कथन और कारण दोनों भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी ये कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार करी थी। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसी दौरान यहाँ पे दीवानी प्राप्त करी थी। तो 1765 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बेसिन की संधि, तो ये भी आपको याद रखना है कि बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, तो ऑप्शन है इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के, और इंग्लिश और टीपू सुल्तान, इंग्लिश और होलकर, इंग्लिश और गायकवाड़। तो इंग्लिश का मतलब यहाँ ब्रिटिश से सरकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 39 नंबर में, तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। यानी कि एनी बेसेंट जी ने जो स्वराज शासन की स्थापना करी थी, स्वराज शासन आंदोलन चलाए थे, तो उनका क्या लक्ष्य था। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये चाह रहे थे कि भारत के लोगों को स्वशासन मिले। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसी तरह अगर हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है। यानी कि कौन से आपके कारखाने कब स्थापित करी गई थी उसके बारे में दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मसूलीपट्टनम का कारखाना 1611 ईस्वी में एस्टेब्लिश होता है। सूरत का जो कारखाना ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो 1613 ईस्वी में होता है, और हुगली का कारखाना 1686 ईस्वी में होता है, और बालासोर का कारखाना 1633 ईस्वी में होता है। तो इस तरीके से 40 नंबर का अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन नेशनल यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मैडम कामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट एनी बेसेंट जी जो थी वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में, है ना, यानी कि कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका इसका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 42वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें ये पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो सब जानते हैं, इन्होंने ही इस पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 8 अगस्त 1942 के दिन क्या हुआ था, तो पहला ऑप्शन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, औपनिवेशिक राज्य के लिए क्रिया के क्रिप्स का प्रस्ताव, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त 1942 का दिन वही दिन है जब महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये आपको सुमेलित करना है ना,
तो यहाँ पे नारा दिया गया है और उनसे संबंधित व्यक्तित्व को यहाँ पे सुमेलित करने की बात करी गई है। तो ऑप्शन में है करो या मरो। तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी की है। उसके बाद मुझे खून दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी दूंगा, तो ये कथन हमारे किनके हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो ये जो कथन है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एक मिनट, इस तरीके से हम लोगों ने देखा सुमेलित करने की बात कही गई थी 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो उस तरीके से वहाँ पे ऑप्शन हमने सारा मैच कर दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फ्रीडम एट मिडनाइट, ये जो पुस्तक है ये किनकी रचना है, कॉलिंस एंड लेपियर, ये आपका सही है। उसके बाद द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो ये आपका वीपी मेनन जी की रचना है। ट्रावनकोर दीवान, ये किनकी रचना है, सीपी रामास्वामी अय्यर जी की रचना है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये किनकी रचना है, पैंथिक लॉरेंस की रचना है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पिछले हम लोग जून 2011 में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। तो इससे क्या पता चलता है कि पीवाईक्यू बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, है ना। तो एज इट इज क्वेश्चन था। तो लॉर्ड नॉर्थबुक, मिंटो, लिथगो और मेयो, इनको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है कि कौन से वायसराय पहले हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लॉर्ड नॉर्थबुक की अगर हम लोग बात करें तो ये 1872 से आपका 76 के टाइम पीरियड में रहते हैं। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं तो ये तो 1905 से लेकर के आपका 1910 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है। लिथगो की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1934 से लेकर के 1943 तक का टाइम पीरियड, यानी कि सबसे लंबा टाइम पीरियड इनका रहता है। उसके बाद मेयो की अगर हम लोग बात करें तो मेयो की 1869 से लेकर के 1872, यानी कि इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मेयो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 किसमें है, यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें भी काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करने की बात करी गई है ना, कि कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ। तो सेंट थॉम का युद्ध, पिंडारी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चंदुर्थी का युद्ध। तो यहाँ पे ध्यान रखना है सेंट थॉम का जो युद्ध हुआ था वो 1746 से 47 के मध्य हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें पिंडारी युद्ध, है ना, तो पिंडारी का युद्ध 1817 से लेकर के 18 के मध्य होता है। और बक्सर का युद्ध तो हम लोग जानते ही हैं 1764 में होता है। और चंदुर्थी का युद्ध जो हुआ था वो 1758 के आसपास होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे घटनाएं हुई थी वो सेंट थॉम का युद्ध होता है। उसके बाद आपका पहला यानी कि 1 हो जाएगा, उसके बाद 4, है ना, 1432 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये भी हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है। आपको मैच करने का प्रश्न दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कर्नल टॉड, जॉन माल्कम और CR विल्सन और M विल्कस की बात करी गई है। तो किन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना करी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नल टॉड की जो रचना है वो एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इनकी रचना है ना, एनलस ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसके बाद जॉन मॉल्कम की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है मेमोयर ऑफ सेंट्रल इंडिया। CR विल्सन की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो रचना है वो है आपका अर्ली एनल्स ऑफ द इंग्लिश इन बंगाल। उसके बाद M विल्कस की जो रचना है वो है आपका हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पंजाब टेनेंसी एक्ट, द इल्बर्ट बिल और हंटर आयोग और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
पंजाब टेनेंसी एक्ट, है ना, पंजाब टेनेंसी एक्ट की बात करें तो ये 1868 का हो जाएगा, है ना। इल्बर्ट बिल की अगर हम लोग बात करें, इल्बर्ट बिल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1883, और हंटर आयोग की बात करें तो 1882, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बात करें तो ये हो जाएगा 1921। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2143, 2143, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन की। ये हमारा लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित विचारधाराएं जो अलग अलग समय में उभर कर आई उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि ये सारे आपके हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है कि कौन से स्कूल्स हिस्टोरियोग्राफी में कब डेवलप हुए। तो यह एनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी, चर्च हिस्टोरियोग्राफी, एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एनलाइटमेंट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो आपका 18वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पे आते हैं यूरोप में, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चर्च हिस्ट्री की, हिस्टोरियोग्राफी की, तो ये मध्यकाल में, ये सबसे पुराने हैं, ये मध्यकाल में थे चर्च हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें चर्च काफ़ी प्रभावी हुआ करते थे। एनाल्स हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, एनाल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, तो ये आपका 20वीं शताब्दी में आते हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आते हैं ना, यानी कि पहले आते हैं। और अगर हम लोग सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो ये 20वीं शताब्दी में तो आते ही हैं, लेकिन ये उत्तरार्ध में आते हैं, है ना, ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारा चर्च हिस्टोरियोग्राफी आता है, ऑप्शन नंबर 2, फिर 1, उसके बाद फिर आपका 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन किया जो जून 2012 से रिलेटेड सारे प्रश्न थे, हिस्ट्री पीवाई की यूजीसी नेट से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोगों ने उसकी विस्तृत व्याख्या हिंदी माध्यम में यहाँ पे देखा, हिंदी माध्यम में देखा। और ये जो जून का जो प्रश्न है उसमें एक और पेपर आया था हिस्ट्री का, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जून 2012 की ही 75 क्वेश्चन अभी हम लोग अगली सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस हमारे ये जो चैनल है हमारा पाठ्य कला, है ना, हमारा जो चैनल है पाठ्य कला, इसमें आप लोगों को क्या होता है, अभी आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड जो तमाम तरह की पीवाईक्यू हैं वो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये बात पता चल सके कि पीवाईक्यू और यूजीसी नेट कितना महत्व रखता है। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये दोनों से रिलेटेड पीवाईक्यू यहाँ पे आपको करवाए जाते हैं। और ये निरंतर एक सीरीज हम लोगों ने शुरुआत करी है। तो आशा है कि आप लोग इसका लुत्फ उठाएं और इससे अपने यूजीसी नेट और जेआरएफ के सपनों को साकार करें। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये सीरीज आपको कैसे लगी। हमने काफ़ी कम समय में इस पूरे 50 क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया है, ताकि ज़्यादा समय व्यतीत आप लोगों की ना हो। तो इस तरीके से हमारे इस चैनल में आप लोगों को आगे भी और सारे सीरीज वीडियोस डेली देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद,